हाँ जी रजय, तो रजय हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 1, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है। देखो, मैं जो आपका बैच स्टार्ट कर रही हूँ, मैं ये कंसीडर नहीं कर रही कि आप लोग ऑलरेडी अपने ग्रेजुएशन में टैक्स पढ़ के आए हो। ठीक है, मैं बिल्कुल स्क्रैच से, जीरो से स्टार्ट करूंगी, सो दैट आपके जो छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो पूरे होते जाएं। ठीक है। ओके। अब देखो, सबसे पहली बात, टैक्स लगाना ही क्यों है। पहली बात तो टैक्स का मतलब समझो, फिर हम ये समझेंगे कि टैक्स लगाना ही क्यों है। कहते हैं लेट अस बिगिन बाय अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ टैक्स। कहते हैं आर्टिकल 366 क्लॉज 28, जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 366 है, वो ये कहता है, ये डिफाइन करता है किसको, टर्म टैक्सेशन को। कहते हैं टैक्सेशन इंक्लूड्स इम्पोजिशन ऑफ एनी टैक्स और इम्पोस्ट, वेदर जनरल भी हो सकता है, लोकल, लोकल मतलब जो पूरी कंट्री पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा, सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया पर हो रहा है, या स्पेशल भी हो सकता है। एंड टैक्स शेल बी कंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंगली ही इसी को बनाया जाएगा। तो टैक्स का मतलब क्या हुआ, कोई भी ऐसा चार्ज जो हम लोकल पर लगाएंगे, इन जनरल या इन स्पेशल। ध्यान से सुनना रजे, टैक्सेस लगाने के लिए मेरे को पहले एक बात बताओ, टैक्स लगाना ही क्यों है, क्या जरूरत है टैक्स लगाने की। हाँ, क्या दिक्कत आई है गवर्नमेंट को, क्या ऐसी गवर्नमेंट को तकलीफ आई है जिसमें उसने टैक्स लगा दिया कि हाँ इतने नंबर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। प्रब, इशू किस लिए लगाना है टैक्स। हाँ जी बोलो रजय। देखो, क्लास रिस्पॉन्सिव नहीं बनाओगे, ज्वाइन करने का कोई फायदा नहीं है, मैं आगे मूव नहीं करूंगी। मुझे वो क्लास बिल्कुल पसंद नहीं है जिसमें बच्चे चुपचाप बैठ जाते हैं। प्रभ, इशू, मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को। अच्छा, गवर्नमेंट टैक्स इसलिए अप्लाई करती है क्योंकि अगर वो नहीं अप्लाई करेगी तो रिच पर्सन और रिच होता जाएगा, पुअर पर्सन और पुअर होता जाएगा। तो प्रभ, आपके कहने का मतलब ये है राजी कि गवर्नमेंट इक्वलिटी लाने के लिए टैक्स लगाती है। अच्छा ठीक है, इशू आपका कोई रिस्पॉन्स। देखो, मेरी बात यहाँ पे ध्यान से सुनो रजे, टैक्सेस लगाना ही क्यों है, टैक्सेस का प्राइमरी एम है डेवलपमेंट करना, कंट्री की ग्रोथ करना। देखो, गवर्नमेंट ने जिम्मेदारी ली है ना, हमने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को इलेक्ट किया है थ्रू वोटिंग, ताकि अगर हम अपना अपना काम कर रहे हैं, हम अपने अपने काम में बिजी हैं, तो कम से कम गवर्नमेंट जो है वो क्या कर सके, ग्रोथ कर सके। ठीक है। अब राजे, गवर्नमेंट को ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, गवर्नमेंट को ग्रोथ के लिए चाहिए पैसा, काम करना पड़ेगा ना गवर्नमेंट को, उसके लिए पैसा चाहिए। अच्छा, गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है। देखो, गवर्नमेंट के पास पैसा पहले तो आप लोगों के जैसे सोच रहे हो कि टैक्सेस से आ सकता है। ठीक है, कि गवर्नमेंट लोगों पर टैक्स लगाए, उससे गवर्नमेंट के पास पैसा आ जाएगा, जो पैसा आएगा उसको कंट्री की डेवलपमेंट या ग्रोथ में यूज करे। ठीक है, जैसे आप लोग बोल रहे हो कि मैम रिच पर्सन से टैक्स लेकर पुअर पर्सन को दे। दूसरी बात रजे ये कि गवर्नमेंट के पास जो पैसा आता है, गवर्नमेंट बिजनेस भी तो करती है, जरूरी थोड़ा है सारा पैसा टैक्स से ही लेना है। इसके अलावा गवर्नमेंट बिजनेस भी करती है, तो बिजनेस से भी पैसा आता है गवर्नमेंट को। जैसे गवर्नमेंट कंपनीज हैं, आपने कोई गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना है तो गवर्नमेंट उसकी फीस लेती है, एंड ऑल दैट, तो ये गवर्नमेंट का बिजनेस है, ये भी सोर्स ऑफ रेवेन्यू है गवर्नमेंट के लिए। और तीसरा काम गवर्नमेंट क्या करती है, जब गवर्नमेंट को लगता है कि टैक्सेस, बिजनेस से जो मनी आ रही है वो कम पड़ रही है कंट्री की डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए, तो गवर्नमेंट तीसरा काम करती है बोरोविंग्स का। गवर्नमेंट जो है वो लोकल बोरोविंग्स यानी कि विद इन इंडिया बोरो करती है, या फिर आउटसाइड जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे भी बोरो करती है। ठीक है। तो ये तो हो गए
सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट के। खर्चे तो बहुत सारे हैं, खर्चे बहुत सारे हैं, खैर हमने अपनी डिस्कशन हमने अपनी टॉपिक पर तक ही रखनी है। खर्चे बहुत सारे हैं। हम बात करते हैं कि टैक्सेस जो रेवेन्यू है वो कहाँ कहाँ से आता है। देखो मेजर दो सोर्सेज हैं टैक्सेस के। फर्स्ट ऑफ ऑल रजे डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा है रजे इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, किसी को डिफरेंस पता है डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स में? हाँ जी। अच्छा, किसी के थ्रू लगाया। चलो ठीक। ओके ठीक है, इशू आपका कोई डेफिनेशन डिफरेंस जो आप बताना चाहते हो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में? देखो रजे, मेरी बात यहाँ पे ध्यान से सुनो। जो डायरेक्ट टैक्स होता है ना, वो जिसकी इनकम है उसी पर टैक्स लगेगा। मेरी सैलरी है, मुझे मिल रही है, तो उस पर टैक्स भी मैं ही पे करूंगी। दिस इज डायरेक्ट टैक्स। ठीक है। अब आप लोगों के सिलेबस में कौन सा वाला डायरेक्ट टैक्स है? इनकम टैक्स है। वैसे तो डायरेक्ट टैक्स बहुत तरह के होते हैं, वेल्थ टैक्स है, इनकम टैक्स है, लेकिन आप लोगों के सिलेबस में आपको सिर्फ इनकम टैक्स पढ़ना है। उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा हुआ? रजे इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसमें इनकम कोई और बंदा जनरेट कर रहा है, बट जो टैक्स पेमेंट है वो कोई और बंदा कर रहा है। जैसे मान लो मैं आप लोगों को टैक्स की क्लासेस दे रही हूं, आपने मुझे 7,000 का अमाउंट जो है वो पे किया है, इनकम मेरी है, बट इस 7,000 पर मैंने आपसे 500 का जीएसटी लिया है, बट उसका जो टैक्स है वो आप पे कर रहे हो, यानी कि इनकम मेरी, बट उसमें जो टैक्स का बर्डन आया वो आप लोगों पर आया। दिस इज व्हाट वी कॉल इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स भी बहुत तरह के हो सकते हैं, जैसे जीएसटी, एक्साइज, कस्टम। आप लोगों के सिलेबस में गुड्स एंड सर्विस टैक्स आप लोगों को डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, एम आई क्लियर यहां तक? तो देखो, ओके राजे, कहते देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं? कहते इफ टैक्सेस लीव डायरेक्टली ऑन द इनकम और वेल्थ ऑफ ए पर्सन, तो उसको हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। डायरेक्टली मतलब जिसकी इनकम है, जिसकी वेल्थ है, वेल्थ क्या होती है? संपत्ति। जैसे प्रॉपर्टी टैक्स हो गया। तो रजे ये जिसकी प्रॉपर्टी है, जिसकी वेल्थ है, वही पर्सन टैक्स पे कर सकता है। The person who pays the tax to the government cannot recover it from somebody else। रजे जो पर्सन जो है जिसको टैक्स पे कर रहा है, जैसे मान लो अगर मेरी सैलरी इनकम है, तो जो मेरी सैलरी इनकम का टैक्स होगा वो मैं किसी और बंदे से रिकवर नहीं कर सकती। द बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड हियर। एग्जाम्पल इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? इफ टैक्स इज लेविड ऑन द प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विस। जैसे किसी गुड्स या सर्विस के सेल पर टैक्स लगाना, उसको हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। आप लोगों के सिलेबस में मैंने आपको बताया ये जीएसटी जो है वो हमारा या कस्टम ड्यूटी, वैसे आप लोगों के सिलेबस में जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो आप लोग पढ़ोगे। In the case of indirect tax, the person paying the tax passes on the incident to other. Very important part. यही लाइन जो है वो इसको बाकी वाले टैक्स से डिफरेंशिएट करती है। ध्यान से सुनना रजे मेरी बात। जो पर्सन टैक्स पे कर रहा है वो इसका बर्डन किसी और पर शिफ्ट कर सकता है, और यही मेन इनडायरेक्ट टैक्स का करेक्टर है। रजे यहां तक क्लियर? मुझे सभी क्या रिप्लाई आना चाहिए? प्रभ, ईशु, मेरी वॉइस यहां तक क्लियर हो गया? ओके रजे ठीक है। उसके बाद आते हैं रजे नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट है रजे आपका पावर। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहां से आप लोगों का एमसीक्यू क्वेश्चन इंस्टीट्यूट फ्रेम करता ही करता है हमेशा। किसके पास पावर है कि टैक्स लगाएगा? अगर मान लो
कॉमन पीपल जो है, हम जैसे लोग, क्या उनके पास पावर है टैक्स लगाने की, या टैक्स लगाने की पावर सिर्फ गवर्नमेंट के पास है? बताओ आप लोगों को क्या लगता है, हम जैसे लोग किसी भी पर्सन पर टैक्स लगा सकते हैं? हमारे पास ये पावर है या नहीं है? हाँ जी। नहीं, हमारे पास नहीं है पावर ऐसी कोई भी। राइट। बिल्कुल सही कहा रजे आप लोगों ने। हमारे पास ऐसी कोई भी पावर नहीं है जिससे हम टैक्स लगा सके। पावर टू लेवी टैक्सेस सिर्फ गवर्नमेंट के पास है। अच्छा, मुझे ये क्लियर कर सकते हो कि ये जो पावर टू लेवी टैक्सेस है, ये गवर्नमेंट के पास आई कहां से? कहां पर लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ही टैक्स कवर करेगी? कहां पर लिखा हुआ है कि टैक्स सिर्फ गवर्नमेंट ही रिकवर करेगी, पीपल नहीं कर सकते? गवर्नमेंट के पास पावर कहां से आती है रजे? इनकम टैक्स किसका हिस्सा है? जो इनकम टैक्स एक्ट है वो किसका पार्ट है? कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो गवर्नमेंट के पास पावर कहां से आ रही है? कॉन्स्टिट्यूशन से। बिल्कुल सही। अच्छा, कौन सी गवर्नमेंट? मैं सिर्फ इनकम टैक्स की बात नहीं कर रही, चलो ठीक है, मैं इन जनरल बात कर रही हूँ। इनकम टैक्स हो, स्टेट टैक्स हो, कोई भी हो, कौन सी गवर्नमेंट के पास पावर है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है या स्टेट? हाँ जी। अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है? अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर कम है, मतलब मैं अगर एक सिंपल भाषा में बात करूं तो जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है यानी कि मोदी जी के पास पावर ज्यादा है, और जो हम पंजाब का सीएम है भगवंत मान, उसके पास पावर कम है, यही कह रहे हो आप लोग? देखो राजे, समझो मेरी बात को यहाँ पे ध्यान से। इसी वजह से मैं बोल रही हूँ कि स्टेट के पास कम है पावर, हाँ, और सेंट्रल के पास ज्यादा। अच्छा, सेंट्रल के पास ज्यादा है, चलो ठीक है। बात तो सही है आपकी कि सेंट्रल के पास, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के खर्चे भी ज्यादा होते हैं, इसीलिए सेंट्रल के पास जो है टैक्स लगाने की पावर भी थोड़ी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू स्टेट। लेकिन सबसे पहले ये समझो, कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल, इस आर्टिकल नंबर को याद रखना। कहते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन आर्टिकल 265। रजे, ये आर्टिकल नंबर जरूर याद रखना क्योंकि इस पे एमसीक्यू क्वेश्चन आता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 265 lays down that no tax shall be levied or collected except by the authority of law। यानी कि इस आर्टिकल के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को पावर मिल रही है। कहते नो टैक्स शैल बी लीव्ड, कोई भी टैक्स लीव या कलेक्ट नहीं होगा एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ कौन है? गवर्नमेंट। टैक्सेस गवर्नमेंट के अलावा, एक्सेप्ट लिखा हुआ ना, कोई भी और लीव नहीं करेगा। अकॉर्डिंगली फॉर लेवी ऑफ टैक्स लॉ नीड्स टू बी फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट। अगर हमने टैक्स लगाना है तो लॉ किसके द्वारा बनना चाहिए? गवर्नमेंट के द्वारा बनना चाहिए। अब आगे डिस्कशन बढ़ाते हैं। तो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स पावर टू लेवी एंड कलेक्ट टैक्सेस, वेदर, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये पावर दोनों गवर्नमेंट को देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी देता है, स्टेट गवर्नमेंट को भी देता है। लेकिन मैम ऐसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में झगड़ा हो जाएगा कि ये वाला टैक्स मैंने लेना है, ये वाला टैक्स मैंने लेना है, ऐसे तो दिक्कत आ जाएगी। तो कहते हैं द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स आर एम्पावर्ड टू मेक लॉज ऑन द मैटर्स एनुमरेटेड इन 7th शेड्यूल। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, यहां पर हम रेफर करेंगे आर्टिकल 246 का 7th शेड्यूल, जो मैटर्स को डिवाइड करता है बिटवीन 3 लिस्ट। अगेन ये सेकंड आर्टिकल का नेम और नंबर आपने याद रखना है। ये सेकंड आर्टिकल जो है आर्टिकल 246, ये कहता है कि 3 लिस्ट हैं। कौन कौन सी? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। जो इनकम टैक्स है वो, सॉरी,
जो टैक्स है कौन कौन से मैटर्स पर कौन सी गवर्नमेंट टैक्स लेगी, वो इन 3 लिस्ट में लिखा है। तो क्या लिखा है देखो, 7th Schedule to Article 246 contains 3 lists which enumerate the matters under which the Parliament and state legislature have the authority to make laws। जिसमें पार्लियामेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि स्टेट गवर्नमेंट, इन 3 लिस्ट में वो मैटर्स हैं जिनमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट लॉज जो है वो बना सकती। अब यूनियन लिस्ट में कौन से मैटर्स हैं, कहते हैं पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज ऑन द मैटर्स कंटेन्ड इन यूनियन लिस्ट। मतलब यूनियन लिस्ट में वो सारे मैटर्स हैं जिसमें पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है। एक्सक्लूसिव पावर मतलब जो किसी और के पास ना हो, यानी कि यूनियन लिस्ट में वो मैटर्स दिए गए हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो हमारी टैक्स कलेक्ट करेगी। स्टेट लिस्ट कौन सी है, द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट हैज द एक्सक्लूसिव पावर, यानी कि स्टेट लिस्ट में वो मैटर्स दिए गए हैं जिसमें स्टेट गवर्नमेंट जो है वो टैक्स कलेक्ट करेगी। कॉन्करेंट लिस्ट कौन सी है, कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों के पास पावर है, सेंटर और स्टेट दोनों मिलके टैक्स जो है वो रिकवर करेंगे या लेवी करेंगे। तो ये 3 लिस्ट हैं जिसमें आपके मैटर्स डिवाइडेड हैं। ध्यान से सुनना रजे। देखो, हमने अभी तक पढ़ा कि हमें कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए। अगर हमें कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए, किसको चाहिए पैसा, गवर्नमेंट को चाहिए। तो गवर्नमेंट के पास पावर होनी चाहिए और पैसा होना चाहिए ताकि वो ग्रोथ और डेवलपमेंट कर सके। पावर कहां से आ रही है गवर्नमेंट के पास, कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूशन के 2 आर्टिकल्स ऐसे हैं, कौन कौन से, फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल 265। आर्टिकल 265 ये कहता है कि अथॉरिटी ऑफ लॉ, यानी कि गवर्नमेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है टैक्स लगाने की। इसके अलावा आर्टिकल 246 इसका 7th Schedule रजे ये कहता है कि 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो मैटर्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिसमें टैक्स लगाएगी, स्टेट लिस्ट में वो मैटर्स हैं जिसमें स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, कॉन्करेंट लिस्ट में वो मैटर्स हैं जिसमें दोनों गवर्नमेंट जो है वो टैक्स लगाएगी। ठीक है, हाँ जी, मेरी बात यहां तक समझ आ गई सभी को, क्लियर? ओके। अच्छा, अब ना जैसे बहुत सारे बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम टेक्स्ट के पेपर में सेक्शंस याद रखना जरूरी है या नहीं है। तो राजे एक बात मेरी यहाँ पर ध्यान से सुन लो, टेक्स्ट के पेपर में सेक्शंस याद रखना फॉर सीए इंटर पर्पसेस जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ सेक्शंस ऐसे हैं, क्योंकि पता है क्या होता है, देखो मैं तुम्हें बोल दूं नहीं नहीं सेक्शंस याद कर दो, अब पता है क्या होगा, क्वेश्चन आ रहा है सेक्शन 40 का, बच्चा लिख रहा है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 42 दिस प्रोविजन, आंसर उसका पूरा सही है, सेक्शन नंबर गलत डाल दिया, 0 मार्क्स मिलेंगे उसके लिए। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि सेक्शंस याद मत करो, इतना हेडेक मत लो, आगे ही आपका टेक्स्ट का सिलेबस इतना ज्यादा है कि सेक्शंस याद रखने का कोई फायदा ही नहीं। दूसरी बात रजे ये, कुछ चैप्टर्स कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसमें मैं आपको बोलूंगी कि हाँ ये वाले सेक्शंस याद रखने ही रखने हैं। जैसे आप लोग एक चैप्टर पढ़ोगे अपना पीजीबीपी, उसका सेक्शन 35 है, उसका सेक्शन 32 है डेप्रीसिएशन का, वो याद रखना ही रखना है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपको वो लिस्ट मेंटेन करनी पड़ेगी। तो डोंट गो फॉर कि हाँ हम सेक्शन नंबर कोट करेंगे, स्केड्यूल नंबर कोट करेंगे, सब सेक्शन नंबर कोट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है रजे। आपका जो टेक्स्ट का आंसर होना चाहिए उसमें फर्स्ट आप लिखो प्रोविजन, कि क्या प्रोविजन एप्लीकेबल है, फिर उसके बाद कंक्लूजन, बस। और आपसे इंस्टीट्यूट अभी कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, जो वो प्रोफेशनल आंसर है वो सीए फाइनल में आते हैं। एम आई क्लियर? प्रभ, इशू,
मेरी बात समझ आ गई ना दोनों को? ओके राजे, ठीक है। अब राजे देखो मेरी बात सुनो। तो राजे दो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 265 एंड आर्टिकल 246। 246 में तीन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। अब इसमें वो नेक्स्ट पार्ट इनकम टैक्स जो हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में तो बात ही नहीं आई, ध्यान से सुनना। राजे राजे आर्टिकल 246 के 7 शेड्यूल में एंट्री नंबर 82, याद रखना इसको, उसमें लिखा हुआ है कि इनकम टैक्स लगाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो कहते इनकम टैक्स जो है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टैक्स है, इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टैक्स है। एंट्री नंबर 82 ऑफ द यूनियन लिस्ट, लिस्ट वन जिसमें दी हुई है 7 शेड्यूल टू आर्टिकल 246 में, यानी कि आर्टिकल 246 के अंदर जो एंट्री नंबर 82 है उसके अंदर लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट के पास पावर है इनकम टैक्स लगाने की। जो आप पढ़ रहे हो इनकम टैक्स, उसको उसका टैक्स लगाने की पावर पार्लियामेंट के पास है। ये टॉपिक समझ सबको समझ में आ गया? पावर टू लेवी टैक्सेस डन है? हाँ जी। ओके प्रभ, इशू आपको समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है। अच्छा एक बात ना ध्यान रखना, आप लोगों को लगेगा अभी मेरी एक दो दिन की क्लास ऐसी होगी, आपको लगेगा मैम ये तो बहुत बेसिक चल रहा है, रज मुझे कराना पड़ेगा। अगर मैं बेसिक से नहीं करवा के सीधा एडवांस में आ जाऊंगी, आपकी ग्रिप नहीं बनेगी, उसका कोई फायदा नहीं। नाउ देखो रजे, जब भी मैं वर्ड बोलती हूँ ना लॉ, तो उसमें काफी सारी चीजें आ जाती हैं। लॉ में एक्ट भी आ जाता है, फिर गवर्नमेंट के बनाए रूल्स भी आ जाते हैं, गवर्नमेंट की बनाए नोटिफिकेशंस भी आ जाती हैं एंड ऑल दैट। उसी तरह से हमने इनकम टैक्स लॉ कहां से पढ़ना है? तो इनकम टैक्स लॉ पढ़ने के लिए हमारे पास जो सबसे पहला सोर्स है वो है रजे इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो कि अब टेक्निकली खत्म होने वाला है। अब आपका आएगा इनकम टैक्स एक्ट 2025, जो मई 2027 वाले अटेम्प्ट से एप्लीकेबल होगा। और प्रॉब्लम ये है कि इंस्टीट्यूट ने अभी तक आपका स्टडी मैट ही नहीं दिया है मई 2027 अटेम्प्ट का। ये देखो, जो इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट अपडेटेड है वो जनवरी 2027 तक का अपडेटेड है। ये मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को, ये देखो, applicable for May 2026, September 2026 एंड जनवरी 2027। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 हम आपके अटेम्प्ट के लिए पढ़ेंगे। हो सकता है जब सीए फाइनल में आप लोग अपना इनकम टैक्स पढ़ो तो इसमें इनकम टैक्स एक्ट 2025 पढ़ो। बेसिक टर्म्स कुछ सेम है, वैसे काफी सारी चीजें उसमें अलग भी हैं। कहते हैं इट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ। इट्स प्रोवाइड डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी एंड प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट। तो राजे इनकम टैक्स एक्ट में क्या क्या चीजें दी हुई हैं? इनकम टैक्स एक्ट में दिया हुआ है टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट करनी है, फिर टैक्स लाइबिलिटी कैसे कैलकुलेट करनी है, फिर प्रोसीजर फॉर असेसमेंट क्या होगा। मैंने अपनी टोटल इनकम कैलकुलेट कर ली, टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट कर ली, टैक्स भर भी दिया, मेरा काम खत्म होता है, डिपार्टमेंट का काम शुरू हो जाता है। इसके बाद डिपार्टमेंट देखेगा क्या मैंने अपनी टैक्स लाइबिलिटी सही कैलकुलेट की है। तो ये जो इनकम टैक्स एक्ट है राजे, ये होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल है विद रिस्पेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 1962। इसमें टोटल 298 सेक्शंस हैं और आपके 16 शेड्यूल है। आपको टोटल 300 सेक्शंस याद नहीं करने हैं, कुछ कुछ सेक्शंस आप लोगों के सीए इंटर के सिलेबस में है वो याद करने हैं। तो इनकम टैक्स एक्ट के बारे में पता लग गया रजे आप लोगों को? हाँ जी। यस मैम। ठीक है रजे, ओके। चलो, तो एक काम करते हैं रजे, आज की डिस्कशन हम यहीं तक रखते हैं। कल के लेक्चर में हम लोग सब सेक्शंस, क्लॉजेस, सब क्लॉजेस इसके बारे में डिस्कस करेंगे और ये बेसिक्स वाला पार्ट आगे करेंगे। एम आई क्लियर टू ऑल? आज वाला पार्ट समझ आ गया?
इशू डन है? यस मैम। ठीक है रजत, ठीक है।